वेलकम ऑल। तो आज का जैसा मैंने बोला था डे 2 और डे 3 मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कौन सा हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये दोनों आज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये इसी पीडीएफ में दोनों है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, अपने 2-3 घंटे में हम लोग वहाँ उसको डाल देंगे, ठीक है। देखिए, टेलीग्राम चैनल में डालने में थोड़ा लेट होता है क्योंकि इसको थोड़ा इनकोड करते हैं हम लोग की कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो, ठीक है। पहले मैं दिखला देता हूँ। ये चैप्टर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। उस पर 20 बेस्ट एमसीक्यू है, सेम हिंदी में है। फिर ये चैप्टर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग अभी प्रिंट मत लीजिए प्लीज़। कह रहे हैं कि देखिए, जैसे यही है, इसमें आपको मेरा पैम्पलेट है, ये वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। अब जैसे डे 2 3 ये सब रिपीट होता है तो पेज बर्बाद होगा आप लोगों का। बहुत जल्द हम कंप्लीट करा देंगे। पहले 11th क्लास का फुल कंप्लीट होने दीजिए, तो हम उसका पूरा फुल पीडीएफ बना देंगे, प्योर प्रिंटेबल। एक पेज भी आप लोग का उसमें वेस्ट नहीं होगा, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा प्रिंट होने में उसको। तो उसके बाद प्रिंट कीजिएगा। फ़िलहाल आप पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए, या वीडियो देख लीजिए, या पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जैसे आप लोग को ठीक लगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि हालांकि देखिए 11th-12th का एनसीईआरटी का है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए हैं, इंजीनियर और मेडिकल स्टूडेंट के लिए हम एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस हम लोग उतना ही जानें जितना में हम लोग याद कर पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर 2 के तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। और जो उस चैप्टर में ज़रूरत है बस उसी को निकाला गया है। तो अगर एक पेज में है तो समझिए कि इतना ही नेसेसरी है। और यही सबसे बड़ा हमारे कंटेंट का खूबी है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब तो पूरा ग्रंथ ही बना दीजिएगा तो उसमें से तो आ ही न जाएगा, लेकिन बेस्ट ऑप्टिमाइज़ करके कंटेंट को देना ताकि सब चीज़ कवर हो जाए, वो बड़ी बात होती है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ ये डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पता है आप लोग को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, तो अब बता देते हैं। जैसे कि देखिए, सब आप लोग को ये सब पता होगा, फिर भी हम रिपीट करते हैं कैसे इसको करना है। अब इसमें याद करने की क्या चीज़ है? हाँ, इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था? जे थॉमसन, ठीक है। कैसे? विच एक्सपेरिमेंट? कैथोड एक्सपेरिमेंट। उसी तरह प्रोटॉन है, कैनल रेस से थ्रो होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से एक्सरे भी जनरेट हुआ था, तो याद रखिएगा कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन भी और एक्सरे भी। थोड़ा सा उसमें कुछ डिफरेंस था, एक्सरे वाले में शायद थोड़ा सा छेद वगैरह था, थोड़ा उसको देखना होगा अगले चैप्टर में, जब जिस समय वो आएगा ना तब उसको कर दिया जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईएम रेशियो। ईएम रेशियो जनरली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन हम देखे हैं कि सीडीएस वगैरह में ईएम रेशियो आया हुआ है। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ईएम रेशियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया। और चार्ज मास वगैरह याद कर लीजिएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई ये नहीं है। अब देखिए, ये एटम और न्यूक्लियस के लिए दो मॉडल सबसे फेमस जो है, सबसे पहला थॉमसन मॉडल आया था, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया था। तो थॉमसन मॉडल क्या था? वो तरबूज वाला मॉडल, वही जैसे तरबूज के बीज में फल में बीज होता है, उसी तरह से उसको प्रोटॉन बताया गया था, चारों ओर इलेक्ट्रॉन बताया गया था, जो भी है। तो फेल क्यों हो गया? क्योंकि जो रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे, तो उसके कारण ये फेल हो गया। बहुत चीज़ को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया था, जैसे कि अब पॉजिटिव रे क्यों स्कैटर हो जा रहे हैं, क्योंकि ये थॉमसन बता नहीं पाया था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, एटम। और देखिए, यहाँ ये क्या बताया दिया था? एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो ठीक है। और ये क्या बताया था? नो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब बताया ही नहीं था थॉमसन, मतलब सेंटर में थॉमसन न्यूक्लियस बताया ही नहीं था, तो डिफ्लेक्शन वो कैसे बता सकता था?
सेंटर में न्यूक्लियस होता है यानी प्लस चार्ज होता है वहाँ पे प्रोटॉन के कारण, तो इसीलिए अल्फा रे भी प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो डिफ्लेक्ट कर गया। वो ये बता नहीं पाया था थॉमसन, तो रदरफोर्ड उसको बताया था, तो नेक्स्ट आया था रदरफोर्ड। अब इसमें याद करने वाली क्या बात है, अगर सिर्फ दे देगा वाटरमेलन मॉडल किसका था तो थॉमसन का याद रखिएगा, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसका था तो रदरफोर्ड का याद रखिएगा। क्या यूज़ किया था रदरफोर्ड, अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किया था, ठीक है। थॉमसन कोई पार्टिकल यूज़ नहीं किया, तो इसी तरह थ्योरी दिया था प्रोस्टिट्यूटेड टाइप का, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हो गया, ये ये बताया कि न्यूक्लियस होता है बीच में, और साइज़ भी बताया, रेडियस न्यूक्लियस रेडियस 10⁻⁻15 और एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10, मतलब 10⁻⁻5 का डिफरेंस है न्यूक्लियस और पूरे एटम के रेडियस में, तो उसको देख लीजिएगा। अब इसमें ड्रॉबैक क्या था देखिए, अब याद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो तीन चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एटॉमिक स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अब ये होगा ना कि ठीक है रदरफोर्ड तो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो उसको कौन एक्सप्लेन कर पाया, जैसे ऊपर सीक्वेंस हम बताएं, थॉमसन क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो उसको कौन एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन किया, ठीक है। और रदरफोर्ड में जो डिमेरिट था उसको कौन एक्सप्लेन किया बता देते हैं, देखिए एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किए थे नील्स बोर, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन किए थे, वो वही बताए थे कि एटम में फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, उसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। वो हो गया एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया था बोर एंड ब्यूरी दोनों मिलकर, बोर एंड चार्ल्स ब्यूरी दोनों मिलकर कैसे एक्सप्लेन किए थे, वो बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कैन बी 2 × n²। n क्या होता है, सेल नंबर, जैसे सेल नंबर 1 में 2 × 1² यानी 2, सेल नंबर 2 में 2 × 2² यानी 8, सेल नंबर 3 में 2 × 3² यानी 18, इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन ए सेल। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोर ब्यूरी मिल के किए थे, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी पहले नील बोर ही किए थे, शायद 1913 में, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये नील बोर ही किए थे, तो ये बता दिए। अच्छा नील बोर कैसे, और ये भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे किए थे। ऊपर का तो दो तो समझ गए, एटॉमिक स्टेबिलिटी मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल, और यहाँ स्पेक्ट्रा, तो वो कैसे क्या होता है, स्पेक्ट्रा एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो वो नील बोर वही बोले कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन बिटवीन द सेल, मतलब हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, तो या तो फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सप्लेन किए थे। ये हो गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपको इतना अच्छे सीक्वेंस से समझाया नहीं कोई कि वो नहीं बता पाया तो कौन सेंटेंस बताया, ये मिलेगा नहीं, यहाँ हम बता दिए शॉर्टकट में, इसको लिख लीजिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि सिर्फ डायरेक्ट पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, थोड़ा सा वीडियो देख लिया कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब पीडीएफ में हर चीज़ एकोमोडेट नहीं हो पाता है, तो वीडियो में हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ छूटा हुआ है वो हम बोल देंगे, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब बस देखने का चीज़, इसमें कुछ बताना नहीं है। और ये देख लीजिएगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिएगा, ट्राइटियम खासकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, कब पूछते कोई ठीक नहीं है, एक बार मार लीजिएगा। फार्मूला हो गया, आइंस्टीन इक्वेशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसमें कुछ है कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट है बस इतना ही याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कौन किया था, आइंस्टीन साहब किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, और ये साइंटिस्ट है, ये इधर लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, ये जनरली आता है ये। अच्छा ये देखिए यहाँ ईएम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इम्पोर्टेंट है, इसका देखिए ईएम रेशियो इलेक्ट्रॉन का ऊपर हम दे दिए हैं, इसको याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ईएम रेशियो 1.7588 10⁻11। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहीं पे, अब इसमें कुछ बचा नहीं। अब इसी पे टॉप 20 एमसीक्यू है। देखिए रदरफोर्ड पे है, बोर्स मॉडल पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा।
इसमें हमको लगता है लेमन सीरीज होगा। 3 का ए, देखें एक सेकेंड, 3 का बी, सॉरी 3 का बी, बाल्मर। 3 देख लीजिएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला भी पूछता है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है देखिए वो एमसीक्यू के तौर पे दे दिए हैं, क्योंकि ऊपर में फिर फार्मूला डायरेक्ट लिखने में मज़ा नहीं आता। तो ऊपर से ये भी एक फ्रीक्वेंसी फार्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो जो रेगुलर देख रहे हैं, तो आज तो एक तरह से अभी 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन? बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एट स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, और अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम लोग। सेम हिंदी है, ठीक है, सेम हिंदी है, कोई भी कहीं भी एक पॉइंट का ना ही प्लेस का भी डिफरेंस है, मतलब हम लोग उसी प्लेस पे उसी जगह पे वो किए हैं। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा कर दिया गया, उस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जब भी इंग्लिश करते हैं ना तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट, उसी स्पेस पे वो ट्रांसलेट होगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं भी गड़बड़ समझ में आएगा तो इंग्लिश वाला एक बार देख लीजिएगा, उसी जगह पे ले जाकर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। देखिए इस चैप्टर से जो निकलने वाला था वही निकाल पाए हैं। देखिए जैसे अब बहुत चीज़ है, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी में बैलेंस कन्फिग्रेशन भी हम लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक में भी बैलेंस कन्फिग्रेशन लिख दिए हैं, NS2 NP1 2 6। देखिए NS1 2 का मतलब कि 1 और 2, एस सेल में 2 होता है, पी में 6, ये सब सेल हो गया, ठीक है। SPDL होता है ना, SPDF होता है शायद, हाँ SPDF। तो उसमें देखिए एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, तो वही है 1 2 6। ये ज़रूरत नहीं था, लेकिन जब नोट्स दे रहे हैं थोड़ा सा तो थोड़ा सा डालना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा सब चीज़ पढ़ने लायक नहीं है। इसको देख के डरना नहीं है, देखिए हम बता देते हैं पढ़ने लायक क्या क्या है। 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये जो पीरियडिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखिए इतना छोटा में कर दिए हैं, कितना बढ़िया, इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। एक मोटा मोटी अंदाज रख लीजिएगा कि इधर एस ब्लॉक है, इधर बीच में डी ब्लॉक, उधर पी ब्लॉक, उधर फिर एफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंथेनॉइड 6th पीरियड है और एक्टिनॉइड्स का 7th पीरियड है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? यूरेनियम के बाद, ठीक है। तो ये भी याद करने की चीज़ है। अब आ जाइए इधर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। SPDF 4 ब्लॉक पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, पूछ सकते हैं ना, एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स। 4 3 ऐसे दे सकता है, या दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें दे देगा टी ब्लॉक, टी नहीं होता है, इस टाइप से दे सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताते हैं। इस ब्लॉक में इंपॉर्टेंट के एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा, लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है। वो मतलब इस ब्लॉक के विपरीत प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद पी ब्लॉक में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको देख लीजिएगा। और याद रखिएगा कि हाँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दोनों पूछा हुआ है कि हैलोजन ग्रुप्स कम्स अंडर विच ब्लॉक? पी ब्लॉक। नोबल गैसेस कम्स अंडर विच ब्लॉक? पी ब्लॉक। दोनों इंपॉर्टेंट। देखिए हैलोजन होता है वो आप जानते हैं ना, वो क्लोरीन फ्लोरीन वो वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नोबल गैस इनर्ट गैस हो गया, तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डी ब्लॉक में पैरामैग्नेटिक
टर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक टर्म याद रखिएगा डी ब्लॉक में, पैरामैग्नेटिक रिलेटेड टू डी ब्लॉक, ठीक है, मोटा मोटी याद रखिए। अब आ जाइए यहाँ पे एफ ब्लॉक, लैंथेनोइड्स, ठीक है। लैंथेनोइड्स का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट सीरीज सी क्या होता है, सी सीरियम, हाँ सीरियम होता है C58, यहाँ से शुरू होता है। और एक्टिनोइड्स TH थोरियम जान ही रहे हैं, तो एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव हो गया, ये दिया हुआ है नीचे। हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए मेटल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, एक्सेप्शन देखते रहिएगा, ये तो जनरल एक्सेप्शन है, इजी एक्सेप्शन है, ठीक है। B एंड C है हाई मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है शायद मेल्टिंग पॉइंट, देख लीजिएगा उसमें। इंपॉर्टेंट मेटेलॉइड्स, हाँ मेटेलॉइड्स इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, ये सेमी मेटल है, ये बीच का है, मेटल नॉन मेटल बीच का है, तो इसका एग्जांपल याद करना बहुत ज़रूरी है। SiG सिलिकॉन जर्मेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटेलॉइड्स के अंडर आता है, याद रखिए। उसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में जो यूज़ होता है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेंड्स इन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रॉस पीरियड समझ गए ना, हॉरिजेंटल लाइन जो जाएगा रो क्रॉस करते हुए वो डिक्रीज़ होता है, और डाउन एक ग्रुप यानी कॉलम में वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक अपोजिट हो गया। अब इसको देखिए, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को ये सारा लिख के दे दिया गया है, हर जगह एक साथ इस तरह से चार्ट बना के नहीं मिलता है, आदमी को बहुत कन्फ्यूजन होता है, यहाँ एक साथ चार्ट बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स उसी टाइप का है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, एग्जाम में बहुत अफसोस होगा। हम भी इसी से पढ़ रहे हैं, हम खुद बनाते हैं खुद पढ़ते हैं। हो गया ख़त्म। अब इस पे MCQ है, ठीक है। इसका MCQ बहुत बेहतरीन है, डरिएगा नहीं देख के इसको, आए समझ में नहीं आए 3 राउंड पढ़ लीजिएगा, वो काम आ जाएगा, तो काफिकेशन में बहुत काम आएगा ये सब नॉलेज, ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए कहने के तो हम तो सारा का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते थे बीच बीच में, लेकिन उतना टाइम नहीं है, ऑफिस उसके बाद फिर खुद का करना ये सब, तो इतना भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, या कमेंट में लिख दीजिएगा कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा, ये जो देखिए ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला और आयोनाइजेशन एनर्जी वाला, आई आयोनाइजेशन एनर्जी, आई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों का एक्सेप्शन याद रखिएगा। और कैसे ग्रुप में इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, पीरियड में इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा ऐसे ऊपर हम दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया आई, और EN हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये सब देखिए वहाँ पे दिए हुए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो ठीक है। और अभी थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना लोग तक पहुँचे। ये मत सोचिए कि भाई अच्छा कंटेंट है तो ज़्यादा लोग तक ना पहुँचे, नहीं ऐसा बात नहीं है। पहले भी हम बताए हैं कि आपका किस्मत को कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए शेयर कीजिए। और हाँ अभी एक हम वीडियो बना दिए थे एग्ज़ाम डेट को भी लेके, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।